पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि हल्दी घाटी के युद्ध में दोनों पक्षों के लेखकों एवं कवियों ने अपने अपने पक्ष की जीत के दावे किए। इस कड़ी में हम उन दावों में निहित तथ्यों की समीक्षा करेंगे। उदयपुर राज्य का इतिहास लिखने वाले महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अपना मत प्रस्तुत करते हुए लिखा है, उस समय के संसार के सबसे संपन्न और प्रतापी बादशाह अकबर के सामने एक छोटे से प्रदेश का स्वामी प्रताप सिंह कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेवाड़ के बहुत से नामी नामी सरदार बहादुर शाह और अकबर की चित्तौड़ की चढ़ाइयों में पहले ही मारे जा चुके थे, जिसके कारण थोड़े ही स्वामी भक्त सरदार प्रताप सिंह की तरफ से लड़ने के लिए रह गए थे। ओझा ने लिखा है कि मेवाड़ का सारा पूर्वी उपजाऊ इलाका अकबर की चित्तौड़ विजय के समय से ही बादशाही अधिकार में चला गया था। केवल पश्चिमी पहाड़ी प्रदेश ही प्रताप के अधिकार में था। तो भी प्रताप का कुलाभिमान बादशाह के आगे दूसरे राजाओं के समान सिर न झुकाने का अटल व्रत अनेक आपत्तियां सहकर भी अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने का प्रण और उसका वीरत्व यही उसको उत्साहित करते रहते थे। ओझा ने लिखा है कि हिंदुओं के विरुद्ध मुसलमान बादशाहों की लड़ाइयों में मुसलमान लेखकों का लिखा हुआ वर्णन एक पक्षीय होता है। तो भी मुसलमान लेखकों के कथन से ही निश्चित है कि शाही सेना की हल्दी घाटी में बुरी तरह दुर्दशा हुई थी और प्रताप सिंह के लौटते समय भी मुगल सेना की स्थिति ऐसी न रही कि वह उसका पीछा कर सके। और प्रताप का भय तो मुगल सेना पर यहाँ तक छा गया कि वह यही स्वप्न देखती थी कि राणा पहाड़ के पीछे रहकर हमारे मारने की घात में लगा हुआ होगा। दूसरे दिन गोगुंदा पहुंचने पर भी शाही अफसरों को यही भय बना रहा कि राणा आकर हमारे ऊपर टूट न पड़े। ओझा ने लिखा है कि मेवाड़ी सैनिकों के भय से मुगलों ने उस गांव के चौतरफ खाई खुदवा कर घोड़ा न फांद सके इतनी ऊंची दीवार बनवाई और गांव के तमाम मोहल्लों में आड़ खड़ी करवा दी। फिर भी शाही सेना गोगुंदा में कैदियों की भांति सीमाबद्ध ही रही और अन्न तक न ला सकी, जिससे उसकी और भी दुर्दशा हुई। इन सब बातों पर विचार करते हुए यही मानना पड़ता है कि इस युद्ध में प्रताप सिंह की ही प्रबलता रही थी। मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद ने अकबरी दरबार में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन करते हुए लिखा है, नमक हलाल मुगल और मेवाड़ के सूरमा ऐसे जान तोड़कर लड़े कि हल्दी घाटी के पत्थर इंगुर हो गए। यह वीरता ऐसे शत्रुओं के सामने क्या काम कर सकती थी, जिसके साथ असंख्य तोपें और रहकले आग बरसाते थे और ऊंटों के रिसाले आंधी की तरह दौड़ते थे। यह सही है कि अकबर की सेना के सामने महाराणा की सैन्य संख्या कुछ भी नहीं थी, किंतु सैन्य संख्या तो जीत हार का निर्णय नहीं करती। हल्दी घाटी के इस युद्ध का यदि कोई परिणाम निकला था तो वह केवल इतना ही था कि अकबर ने अल्प समय के लिए मेवाड़ के बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया था। इस भूभाग में से भी केवल मांडलगढ़ को छोड़कर शेष धरती महाराणा प्रताप ने अकबर के जीवन काल में ही मुगलों से वापस छीन ली थी। वैसे भी युद्ध के समय किसी पक्ष द्वारा शत्रु पक्ष का भूभाग, दुर्ग, धन संपत्ति तथा पशु आदि छीन लेने से अथवा शत्रु पक्ष के परिवार को बंदी बना लेने से उसकी विजय सिद्ध नहीं होती। ईस्वी 1948 एवं 1965 में पाकिस्तान ने भारत का भूभाग दबा लिया, किंतु जीत निश्चित रूप से भारत की हुई थी। ठीक वही स्थिति हल्दी घाटी के युद्ध की थी। अकबर ने मेवाड़ का बहुत सा भूभाग दबा लिया, किंतु जीत महाराणा प्रताप की हुई थी। युद्ध के मैदान में अकबर की सेना के भय की स्थिति यह थी कि प्रताप के घोड़े ने मानसिंह के हाथी के मस्तक पर अपने दोनों पांव टिका दिए और महाराणा ने अपना भाला मानसिंह पर देकर मारा।
मानसिंह झुक गया और महाराणा ने उसे मरा हुआ जानकर अपने घोड़े को मानसिंह के हाथी से हटा लिया। इस पूरे घटनाक्रम में कोई भी मुगल सैनिक अथवा सेनापति महाराणा पर हमला करने का दुस्साहस नहीं कर सका। युद्ध के दौरान मुगल सेना की स्थिति इतनी बुरी थी कि जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी से बाहर निकल गया तब अकबर की भयभीत सेना महाराणा का पीछा तक न कर सकी। युद्ध के पश्चात की स्थिति यह थी कि जब तक अकबर जीवित रहा वह महाराणा प्रताप को जान से मारने तथा महाराणा प्रताप के बाद महाराणा अमर सिंह को युद्ध अथवा संधि के माध्यम से अपनी अधीनता अथवा मित्रता स्वीकार करवाने के लिए तरसता रहा। मोहम्मद हुसैन आजाद ने लिखा है कि 5 अक्टूबर 1605 को आगरा के महलों में जब अकबर की मृत्यु हुई तो उसकी 2 ही अधूरी आशाएं थीं। पहली यह कि वह महाराणा प्रताप को काबू में न ला सका और दूसरी यह कि वह मानबाई तथा जहांगीर के पुत्र खुसरो को अपना उत्तराधिकारी न बना सका। हल्दी घाटी के युद्ध का सर्वाधिक दूरगामी परिणाम यह था कि मेवाड़ के महाराणाओं ने कभी भी मुगलों, मराठों एवं अंग्रेजों के दरबार में उपस्थिति नहीं दी। यहां तक कि ईस्वी 1881 में जब अंग्रेजों ने महाराणा सज्जन सिंह को ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया का खिताब देना चाहा तो महाराणा ने अपने वंश के प्राचीन गौरव तथा पूर्वजों का बड़प्पन बताते हुए यह सम्मान लेने से मना कर दिया। अंत में गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन स्वयं यह खिताब लेकर मेवाड़ आया और उसने 23 नवंबर 1881 को महाराणा के दरबार में हाजिर होकर उसे यह खिताब दिया। ईस्वी 1903 में जब दिल्ली में एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण के उपलक्ष्य में गवर्नर जनरल एवं वायसराय द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया तब महाराणा फतेह सिंह दिल्ली तो पहुंचा किंतु उसने दरबार में भाग नहीं लिया। ईस्वी 1911 में जब इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज पंचम दिल्ली आया तो भी महाराणा फतेह सिंह दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर जॉर्ज पंचम का स्वागत करके उसके जुलूस तथा दरबार में भाग लिए बिना ही उदयपुर लौट आया। ईस्वी 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स उदयपुर आया तो महाराणा फतेह सिंह ने उससे भेंट तक नहीं की। इस प्रकार हल्दी घाटी के युद्ध के सैकड़ों साल बाद भी भारत के राजनीतिक गगन में हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की विजय की अनुगूंज सुनाई देती रही। ये समस्त ऐतिहासिक घटनाएं इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर पराजित हुआ था, किसी भी रूप में उसकी विजय नहीं हुई थी। जबकि दूसरी तरफ इस युद्ध में महाराणा प्रताप निश्चित रूप से यशस्वी विजयी को प्राप्त हुआ था। किसी भी अंश में महाराणा की पराजय नहीं हुई थी। आधुनिक साम्यवादी लेखकों ने हल्दी घाटी के युद्ध के वास्तविक इतिहास पर जो धूल की चादर चढ़ाई है, आशा है कि इस धारावाहिक में किए गए तथ्यपरक विवेचन के बाद धूल की वह चादर उतर जाएगी। अगली कड़ी में देखिए, महाराणा प्रताप को ढूंढने अकबर स्वयं गोगुंदा आया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।